जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी प्रश्नोत्तरी भाग 13 करेंगे। यानी कि आज हमारी हिंदी प्रश्नोत्तरी की 13वीं क्लास है और आज की इस क्लास में हम बेहतरीन 22 क्वेश्चन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें सभी विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है वक्रोक्ति अलंकार, बी विकल्प में समासोक्ति अलंकार, सी विकल्प में अनुप्रास अलंकार और डी विकल्प में सलेश अलंकार। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। प्यारे साथियों, क्या उत्तर होना चाहिए? 1 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर होना चाहिए? सभी उत्तर देंगे। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? जो विद्यार्थी 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि समासोक्ति अलंकार सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है सूफी काव्य में वह स्थान किसका माना जाता है, यानी किसका है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में वैभव का, बी विकल्प में शैतान का, सी विकल्प में है इंसान का, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी का। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। क्या उत्तर होना चाहिए साथियों? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है सूफी काव्य में वह स्थान का माना जाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सभी विद्यार्थी 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। पद्मावत की कथा वस्तु के पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने क्या माना है? 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? पद्मावत की कथा वस्तु के पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने क्या माना है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है ऐतिहासिक, बी विकल्प में है काल्पनिक, सी विकल्प में है अर्ध ऐतिहासिक और डी विकल्प में है पौराणिक। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि पद्मावत जो रचना है उसकी जो कथा वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने काल्पनिक माना है और उत्तरार्ध भाग को आलोचकों ने ऐतिहासिक माना है। मैं आप सभी को बता देता हूँ, पूर्वार्ध भाग में राजा रतन सेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा का वर्णन किया गया है। ये पद्मावत जो रचना है जायसी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो, पद्मावत में पद्मनी किसका प्रतीक है? पद्मावत जो रचना है उसमें पद्मनी किसका प्रतीक है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है शैतान का, बी विकल्प में माया, सी विकल्प में है परम सत्ता और डी विकल्प में है गुरु। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी पद्मनी जो है परम सत्ता का प्रतीक मानी
जाती है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि इस रचना में राघव चेतन जो है वो स्थान का प्रतीक माना जाता है और अलाउद्दीन खलजी जो है वो माया का प्रतीक माना जाता है और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था परम सत्ता, यानी पद्मिनी जो है परम सत्ता का प्रतीक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ए विकल्प में है कन्हावत, बी विकल्प में मधुमालती, सी विकल्प में चित्रावली और डी विकल्प में है ज्ञानदीप। 5 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है, यानी पद्मावत की छाया। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे और 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही, यानी चित्रावली जो रचना है वो पद्मावत की छाया माना जाता है और चित्रावली जो रचना है उस्मान की मानी जाती है। कन्हावत जायसी की रचना है, मधुमालती मंजन की रचना है और ज्ञानदीप जो है शेख नबी की रचना मानी जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से किस काव्य ग्रंथ का कथानक पद्मावत से प्रभावित है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ग्रंथ दिए गए हैं और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ग्रंथ का कथानक पद्मावत से प्रभावित है, यानी किस काव्य ग्रंथ का। 4 विकल्प हैं। ए विकल्प में है माधवानल कामकंदला, बी विकल्प में है सत्यवती कथा, सी विकल्प में है चिताई वार्ता और डी विकल्प में है लखन सेन पद्मावती। तो प्यारे साथियों, 6 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे और 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही, यानी चिताई वार्ता जो रचना है, जो ग्रंथ है, उसका कथानक पद्मावत से प्रभावित माना जाता है और चिताई वार्ता जो रचना है नारायण दास की मानी जाती है। सत्यवती कथा मैं आपको बता देता हूँ ईश्वरदास की रचना है और माधवानल कामकंदला आलम की रचना मानी जाती है। लखन सेन पद्मावती जो रचना है वो दामोदर कवि की मानी जाती है। माधवानल जो कामकंदला है 3 कवियों की रचना मानी जाती है, जैसे गणपति एक रचनाकार हुए हैं, उनकी भी एक रचना है माधवानल कामकंदला, आलम की भी एक रचना है माधवानल कामकंदला और इसके साथ कुशल लाभ की भी एक रचना है माधवानल कामकंदला मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है। 7वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, ईश्वरदास कृत जो रचना है सत्यवती कथा का नायक कौन है। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है मनोहर, बी विकल्प में है राजकुमार, सी विकल्प में है ऋतुपर्ण और डी विकल्प में है रतन सेन। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे और 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ईश्वरदास कृत जो रचना है सत्यवती कथा उसका नायक जो है ऋतुपर्ण माना जाता है। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ मनोहर जो है मधुमालती का नायक है और राजकुमार जो है हंसावली रचना और मृगावती का नायक माना जाता है, यानी हंसावली जो रचना है और मृगावती जो रचना है उसमें जो नायक है राजकुमार नाम का ही नायक माना जाता है। इसके साथ रतन सेन जो नायक है वो पद्मावत का नायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है। फिर से नायक संबंधी क्वेश्चन है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, उस्मान कृत यानी उस्मान जो लेखक है उसके द्वारा रचित चित्रावली रचना का नायक कौन है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में लखन सेन, बी विकल्प में सुजान,
सी विकल्प में है माधव और डी विकल्प में है राजा हंस। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी उस्मान कृत जो रचना है चित्रावली उसका नायक कौन है सुजान नायक माना जाता है। लखन सेन जो है लखन सेन पद्मावती का नायक है और माधव जो है माधवानल काम कदला का नायक माना जाता है और राजा हंस जो है वो हंस जवाहिर यानी कासम शाह की एक रचना है, हंस जवाहिर का रचना नायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी और 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? मानुष प्रेम भयु बेकुंठी किस कवि की पंक्ति है? एक बार फिर से बोल देता हूँ, मानुष प्रेम भयु बेकुंठी किस कवि की पंक्ति है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में तुलसीदास, बी विकल्प में है कुतुबन, सी विकल्प में ईश्वरदास और डी विकल्प में है जायसी। सभी विद्यार्थी 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये जो पंक्ति है जायसी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी और 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू मग पर पाओ न राख्यो का जो बहुते हिंदी बाख्यो किस कवि की पंक्ति है? फिर से एक बार बोल देता हूँ, पंक्ति संबंधी क्वेश्चन है और पूछा क्या जा रहा है? हिंदू मग पर पाओ न राखेव का जो बहुते हिंदी बाखेव किस कवि की पंक्ति है? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 10 नंबर क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है जायसी, बी विकल्प में है असायत, सी विकल्प में है कुतुबन और डी विकल्प में नूर मोहम्मद। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो पंक्ति है नूर मोहम्मद की मानी जाती है। हिंदू मग पर पाव न राखेव का जो बहुते हिंदी बाखेव, ये जो पंक्ति है नूर मोहम्मद की मानी जाती है। इसके साथ ही मैं आप सभी को बता देता हूँ कि नूर मोहम्मद की कुछ प्रमुख रचना मिलती हैं, जैसे कि इंद्रावती, अनुराग बांसुरी और इसके साथ रोज तुल हकायक ये भी नूर मोहम्मद की रचना मानी जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, अनुराग बांसुरी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है। 7वें अलवार भक्त का क्या नाम है जो राम के अन्य भक्त थे? सभी विद्यार्थी 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है कुलशेखर, बी विकल्प में है सटकौप, सी विकल्प में है मधुर कवि और डी विकल्प में है अंडाल। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे 7वें अलवार भक्त का क्या नाम है जो राम के अनन्य भक्त थे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही, यानी कुलशेखर 7वें अलवार भक्त माने जाते हैं। इसके साथ मैं आपको बताते हूँ सटकौप 5वें अलवार भक्त हैं और मधुर कवि 6वें अलवार भक्त माने जाते हैं और अंडाल जो है एकमात्र महिला अलवार भक्त थी। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ अलवार जो शब्द है तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको देता हूँ अलवारों की संख्या 12 मानी जाती है, यानी अलवार भक्तों की जो संख्या है 12 मानी जाती है। अलवार भक्त जो है वैष्णव भक्त माने जाते थे, जो कि दक्षिण में जिन्होंने वैष्णव भक्ति का प्रचार किया था। और अलवारों के 4000 पदों का संकलन
रंगनाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम नाम से किया है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि अलवारों के 4000 पदों का संकलन रंगनाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम नाम से किया है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। और 11वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था कुलशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 12वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? गुरु सुआ मोही पंथ दिखावा पंक्ति है, यानी कि ये पंक्ति किस कवि की है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है मुल्ला दाऊद, बी विकल्प में है जायसी, सी विकल्प में है कुतुबन और डी विकल्प में है गणपति। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 12वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी ये जो पंक्ति है जायसी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। 13वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है कोई, बी विकल्प में है कौन, सी विकल्प में है जो और डी विकल्प में है वह। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। सर्वनाम संबंधी प्रश्न है। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में आते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों की संख्या 11 मानी जाती है। तो सभी विद्यार्थी 13वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और 13वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? 13वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम माना जाता है और सर्वनाम के छेद भेद माने जाते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बता देता हूँ कि सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रेषणवाचक सर्वनाम और इसके साथ ही निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि सर्वनाम के भेदों के नाम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रेषणवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। जो कोई शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और कौन जो शब्द है ये प्रेषणवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और वह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और इसके साथ ही ये पुरुषवाचक सर्वनाम में यानी अन्य पुरुष में भी शामिल किया जाता है। तो विद्यार्थी सभी याद कर लेंगे। 13वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था सी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है धातु, बी विकल्प में है कारक, सी विकल्प में क्रिया विशेषण और डी विकल्प में कोई नहीं। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो सभी विद्यार्थी 14वें नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मैं आपको बता देता हूँ, जिन शब्दों से काम का होना, काम का किया जाना आदि का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। कारक के बारे में बता देता हूँ मैं। कारक के हमारे हिंदी में 8 भेद माने जाते हैं। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 15वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वह खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? यानी कि हमें भूतकाल का भेद बताना है, कौन सा इसमें है। वह खाना खा चुका था। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में सामान्य भूतकाल, बी विकल्प में पूर्ण भूतकाल,
सी विकल्प में है आसन भूतकाल और डी विकल्प में है संदिग्ध भूतकाल। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। भूतकाल का भेद बताना है कि वह खाना खा चुका है, कौन सा भूतकाल का भेद है। 15वें नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी बी ऑप्शन चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल का प्रयोग हुआ है, वह खाना खा चुका था। पूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण है। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के होने का बोध होता है या क्रिया किस समय में हुई है, इन सभी का जब होता है उसे काल कहते हैं। काल यानी काल के 3 भेद माने जाते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसके साथ ही भूतकाल के आगे 6 भेद माने जाते हैं। मैं उन सभी का नाम बोल देता हूँ, आप सभी विद्यार्थी उसको याद कर लेंगे कि भूतकाल के कौन कौन से भेद है। सामान्य भूतकाल, नंबर 2 पर आता है आसन भूतकाल, नंबर 3 पर आता है पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 पर आता है अपूर्ण भूतकाल और नंबर 5 पर आता है संदिग्ध भूतकाल और नंबर 6 पर आता है हेतुमंद भूतकाल। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 16वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। फिर से भूतकाल संबंधी क्वेश्चन है और हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया जो है सामान्य भूतकाल में है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है उसने पुस्तक पढ़ी है, बी विकल्प में है उसने पुस्तक पढ़ी, सी विकल्प में है उसने पुस्तक पढ़ी थी, डी विकल्प में उसने पुस्तक पढ़ी होगी। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 16वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 16वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी उसने पुस्तक पढ़ी। यह एक सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। और जो पहला है उसने पुस्तक पढ़ी है, इसका ये जो है ये आसन भूतकाल का उदाहरण है। और उसने पुस्तक पढ़ी थी, ये जो है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। और उसने पुस्तक पढ़ी होगी, ये जो है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि जो सामान्य भूतकाल का उदाहरण जो था वो उसने पुस्तक पढ़ी है, ये एक सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। क्रिया संबंधी क्वेश्चन है और मैं आपको बता देता हूँ कि कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। 17वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी अकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है गेहूं पिस रहा है, बी विकल्प में है उसने पुस्तक पढ़ी थी, सी विकल्प में है उसने पत्र लिखा है और डी विकल्प में है कोई नहीं। सभी विद्यार्थी 17वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 17वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही, यानी गेहूं पिस रहा है, ये जो वाक्य है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और इसके साथ बी और जो सी है ये दोनों सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल पूछा जा रहा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है सीता बाजार जाती होगी, बी विकल्प में है रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सी विकल्प में है मदन गोपाल को हंसा रहा था, डी विकल्प में है वह कलकत्ता जाता है। 18वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर चुनेंगे। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 18वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वह कलकत्ता जाता है। यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। मैं आप सभी को बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों
कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल के 5 भेद माने जाते हैं। मैं बोल देता हूँ, आप सभी याद कर लेना। सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 पर है अपूर्ण वर्तमान काल, नंबर 3 पर है संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल, 4 नंबर पर है पूर्ण वर्तमान काल, 5 नंबर पर है अज्ञात वर्तमान काल या जिसे हेतु मंद वर्तमान काल भी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों याद कर लेना, 18वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था वह कलकत्ता जाता है। इसके साथ ही सीता बाजार जाती होगी, ये जो है मैं आपको बता देता हूँ संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। और रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा जो है ये जो है सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। और मदन गोपाल को हंसा मदन गोपाल को हंसा रहा था, ये जो वाक्य है ये जो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 18वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे अव्यय के कितने भेद होते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है 3, बी विकल्प में है 4, सी विकल्प में है 5 और डी विकल्प में है 7। सभी विद्यार्थी 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी अव्यय के 4 भेद माने जाते हैं। अव्यय को हम अविकारी शब्द के नाम से भी जानते हैं। अविकारी शब्द वह होते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव ना आ सके। और अव्यय के जो 4 भेद हैं उनके नाम मैं बोल देता हूँ, यानी अविकारी जो शब्द है उनके नाम है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक जिसे योजक भी कहते हैं, और नंबर 4 पर है विस्मय आदि बोधक। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। एक बार फिर से बोल देता हूँ, अव्यय के भेद जो 4 हैं उनके नाम 1 नंबर पर है क्रिया विशेषण, 2 नंबर पर है संबंध बोधक, 3 नंबर पर है समुच्चय बोधक जिसे योजक भी कहते हैं, और 4 नंबर पर है विस्मय आदि बोधक। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है वह धीरे से बोलता है, बी विकल्प में है वह काला कुत्ता है, सी विकल्प में है रमेश तेज धावक है, और डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी वह धीरे से बोलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो क्रिया विशेषण क्या होता है, जिन शब्दों से हमें, यानी वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। मैं आप सभी को बता देता हूँ उनके नाम। 1 नंबर पर है कालवाचक क्रिया विशेषण, 2 नंबर पर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, 3 नंबर पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और 4 नंबर पर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। और इसके साथ ही बी और सी में जो प्रयोग हुए हैं वह विशेषण के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी फिर से अकर्मक क्रिया के बारे में बताना है। इसके साथ ही मैंने आपको बता भी चुका हूँ कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ए विकल्प में श्याम भात खाता है, बी विकल्प में ज्योति रोती है, सी विकल्प में मैंने उसे पुस्तक दी, और डी विकल्प में कोई नहीं।
सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो वाक्य है ज्योति रोती है, ये एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। श्याम भात खाता है और मैंने उसे पुस्तक दी, ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि ज्योति रोती है यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का उत्तर देंगे। ए विकल्प में है प्रेरणार्थक क्रिया, बी विकल्प में है द्विकर्मक क्रिया, सी विकल्प में है संयुक्त क्रिया और डी विकल्प में है पूर्वकालिक क्रिया। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। और 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इस वाक्य में वह घर पहुंच गया जो है ये एक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो सभी विद्यार्थी 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी ऑप्शंस बिल्कुल सही था। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 22 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।